नमस्ते साथियों, इस क्लास में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चनों की बात करेंगे। 5.2 प्रश्नावली के 3 प्रश्नों को हमने क्लास के पहले पार्ट में हल किया है। अब हम उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हम जो अपना पहला सूत्र पहले के प्रश्नों में जो सूत्र काम में लिया था, उसी सूत्र को काम में लेते हुए हम आगे के इन प्रश्नों को भी हल करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले 4 नंबर क्वेश्चन की बात करनी है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। एपी यानी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, समांतर श्रेणी दी गई है, जिसमें प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद 4 पद दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा पद 78 है। इसका मतलब अगर ये ए है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, तो हम इनके बीच के अंतराल से D निकाल सकते हैं। और A पूछा गया है 78 पद कौन सा है, यानी कौन से नंबर का पद 78 है। कहने का मतलब इस समांतर श्रेणी में हमें क्या क्या दिया गया है। एक तो A दिया गया है, यानी प्रथम पद 3 है। अब हम इसका एक D ज्ञात कर लेते हैं। D 2 क्रमिक पदों का अंतराल होता है, तो हम D ज्ञात करने के लिए A2 पद में से A1 पद घटा लेते हैं, यानी 8 - 3 करेंगे तो D का मान कितना आ जाएगा, 5। यानी इस समांतर श्रेणी का A कितना है, 3, D कितना है, 5 और एक दिया गया है AN कितना है, 78। और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कौन सा पद 78 है। यानी पद का मान तो दे दिया, लेकिन पद का क्रमांक नहीं दिया गया। मतलब n यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, n कितने नंबर का पद 78 है, ऐसा इसमें पूछा गया है। तो हमें एक सूत्र का पता है कि समांतर श्रेणी का nवां पद AN होता है, उसका सूत्र A + n-1 के गुणा में D। ये एक सूत्र होता है समांतर श्रेणी का AP का nवां पद ज्ञात करने का। तो अब हम इसमें जो मान हमें दिए गए हैं वो लिखेंगे, और जो नहीं दिया गया है वो हम पक्षांतरण के माध्यम से ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे। यहाँ AN का मान इस प्रश्न में दिया गया है 78 बराबर A का मान इस प्रश्न में है 3 AP का। N का मान इसमें दिया नहीं गया, तो N-1 तो 1 होता है, और D का मान इसमें हमें 5 दिखाई दे रहा है। देखिए 5 5 5 का अंतराल हुआ, 2 क्रमिक पदों के बीच का हमने अंतर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्चुअल में 2 पद है, एक तो 3 है और एक ये पद है, तो हम 3 को पहले इस तरफ भेज देंगे। तो क्या आ जाएगा, 78 - 3, कौन सा 3, ये आ गया। बराबर में क्या बचा, n-1 × 5। अब देखिए इसको घटाने के बाद जो संख्या बचेगी 75, उसके बट्टा में क्या आएगा, यहाँ n-1 वाले कोष्ठक के जो गुणा में है ना 5, वो इसके बट्टा में आ जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, n-1 बचेगा। अब देखिए 75 में 5 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा 15 बार। 15 बार भाग जाएगा पूरा। और 15 में ये जो n के माइनस में 1 है वो इस तरफ जुड़ के आ जाएगा। इसका मतलब n का जो हमें मान मिलेगा वो मिलेगा 16। n का मान कितना मिलेगा, 16। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था कि AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो हम लिखेंगे अतः AP 3 8 13 18 का n का मान कितना है, 16, तो 16वां पद 78 होगा या 78 है। ये अपना इस चौथे प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ पे हल कर लिया है। आप इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए, आगे के प्रश्न को हम आगे के पैनल पे हल करेंगे। इस श्रृंखला का अगला 5वां प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कितने पद है मतलब n का मान पूछा है, n पद होते हैं ना, तो n पदों का मान पूछा है। और n पद ज्ञात करने के लिए हमें समांतर श्रेणी के किसी भी विमा का मान ज्ञात करते हैं तो हमें 4 विमाएं आवश्यक होती है। चारों में से अगर 3 उपलब्ध होती है तो हम चौथी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हमने पहले दूसरे तीसरे प्रश्न में हल किया था। जैसे
पहला पद क्या है, सार्वंतर क्या है, पदों की संख्या क्या है और nवां पद कितना है, ये इतना अगर हमें पता हो, तीन चारों में से तीन मान हमें पता होता है तो चौथा मान हम पक्षांतरण के माध्यम से एक समीकरण जो बन जाती है अपने सूत्र के हिसाब से, और उसको हम पक्षांतरण करके चौथे मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, समांतर श्रेणी में कितने पद है, n कितना है, तो n ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या है, देखिए यहाँ पे अपनी पहली समांतर श्रेणी दी गई है 7, 13, 19 और लास्ट पद इसका दिया गया है 205। ध्यान देना इस श्रेणी का जो ये सबसे पहले जो लिखा गया अंक है, सबसे पहला अंक क्या होता है, A1 बोल दो या A बोल दो, एक ही बात है। फिर ये A हो गया 7, A2 हो गया 13, A3 हो गया 19 और AN हो गया 205। इतना मान हमें दिया गया है। अब इसमें देखिए, इसमें वास्तव में क्या दिया गया है, इस समांतर श्रेणी में दिया है, एक तो A दिया गया है जिसका मान 7 है, B का मान हो जाएगा A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 मतलब 13 माइनस 7 करेंगे, 13 माइनस 7 करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, यानी D का जो मान आ जाएगा वो आ गया 6। और एक दिया गया है AN का मान कितना दिया गया है, 205 दिया गया है। AN का मान कितना दिया गया है, 205। अब देखिए आगे हम इसको हल करें तो सूत्र अपना कौन सा लगेगा, जिसके लिए हम n ज्ञात करना चाह रहे हैं, n यानी पदों की संख्या हम ज्ञात करनी चाह रहे हैं। तो इसमें सूत्र हमें लगाना पड़ेगा an यानी n पद किसके बराबर होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू बी के बराबर होता है। अब हम जो मान दिए गए हैं वो तो इसमें लिख देंगे, क्या दिया गया है, an दिया गया है, an कितना 205 बराबर a दिया गया है कितना 7 प्लस n हमें नहीं दिया गया n माइनस 1 करेंगे और d हमें प्राप्त हुआ है 6, d कितना मिला है 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7 का पक्षांतरण करेंगे, 205 से माइनस में आ जाएगा और इस 6 को भी हम पक्षांतरित कर सकते हैं, ये बट्टा में आ जाएगा, बराबर में क्या बचेगा n माइनस 1 बचेगा। अब देखिए इसमें से हम बाकी करें तो कितना बचेगा, 198/6 और उसमें जुड़ जाएगा 1, बचेगा क्या n। अब देखिए 198/6 करते हैं तो इसमें भाग कितनी बार जाता है 6 का, 33 बार, किसमें 198 में, जुड़ेगा 1, बराबर में क्या रहेगा n, यानी n का जो मान आया वो आ गया 34। अब हम लिखेंगे अतः इसमें पदों की संख्या, अतः श्रेणी में क्या पूछा गया था, पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब n पूछा गया था, तो हम लिख देंगे अतः श्रेणी में पदों की संख्या, पदों की संख्या जो हमने आंसर के माध्यम से निकाली थी वो कितनी है, 34 है। इसी प्रकार अब हम इसके दूसरे प्रश्न को भी हम यहाँ पे हल करते हैं। दूसरे प्रश्न में देखो समांतर श्रेणी एक भिन्न संख्या के तौर पे दी गई है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 18, इसको 31/2, क्योंकि देखिए 15 दूना 30 और 1 31, इसको हम लिख देंगे 13 और यहाँ हम लास्ट पद को लिख देंगे माइनस का 47। यानी यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, हमें प्रथम पद नजर आ रहा है जिसको हम a बोलते थे, द्वितीय पद नजर आ रहा है जिसको A2 बोलते हैं, तृतीय पद भी यहाँ है 13 आया है और nवां पद भी यहाँ माइनस का 47 प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले तो वही बात लिख देते हैं जो दी गई है। इसमें पूछा तो क्या गया है, श्रेणी में पदों की संख्या, तो इसमें हम लिखेंगे जो चीज दी गई है वो दिया गया है, एक तो a दिया गया है, a का मान दिया गया है 18 और एक हम लिख देते हैं an दिया है माइनस का 47 और d निकालना है, तो d निकालने के लिए हम दो क्रमिक पदों का अंतराल निकाल लेते हैं। तो दो क्रमिक पदों का अंतराल कैसे निकल जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद घटाने से, लघुत्तम कितना आ गया 2, ये आ गया 31 माइनस 36 बराबर
डी का जो मान आएगा वो आ जाएगा -5/2। डी का मान कितना आ गया, -5/2। और एन का जो मान है वो हमें इस प्रश्न में निकालना है। एन का मान हमें इस प्रश्न में निकालना है, यानी पदों की संख्या में ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब देखो अपना जो सूत्र है एनवें पद के लिए, एनवां पद निकालने के लिए क्या सूत्र है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 के गुणा में डी। इस सूत्र से हम इसको हल करेंगे। इस सूत्र से हल करेंगे तो जो चीजें दी गई है वो हम लिखेंगे। जैसे ए एन यानी एनवां पद कितना दिया गया, -47 बराबर ए दिया गया है 18 प्लस एन माइनस 1, एन नहीं दिया गया है तो एन माइनस 1 ही लिखेंगे। डी अपना है -5/2। ध्यान देना ये गुणा वाली राशि है, यहाँ भाग में जाएगी तो बट्टा तो जाएगा गुणा में और 5 जाएगा भाग में। -47 के माइनस में आ जाएगा 18 बराबर में रहेगा n-1 और गुणा में रहेगा -5/2। अब हम क्या करते हैं, ये जो -65 बना उसके गुणा में क्या जाएगा 2, कौन सा, ये वाला, और भाग में क्या जाएगा, ये जो -5 है ना ये भाग में आ जाएगा। इसके यहाँ 2 भाग में था वो इसके गुणा में आ गए, यहाँ में ये -65 बचा, इसके गुणा में तो आ गया 2 और भाग में आ गया -5। यहाँ क्या बचेगा, n-1 बचेगा। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 13 बार। 13 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 26 और प्लस में क्या आ जाएगा 1 बराबर में क्या बचेगा n, यानी n का जो मान मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा 27 मिलेगा। तो अब लास्ट में हमें प्रश्न में जो बात पूछी गई है वहां तक हम पहुंच गए, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, अतः श्रेणी में पदों की संख्या बराबर 27 है। पदों की संख्या n लिखेंगे बराबर 27 है। इस प्रकार से हमने इस 5वें प्रश्न के दोनों बिंदुवत प्रश्नों को अपने बोर्ड पे हल कर लिया है। आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करके रखिए तथा स्वयं दोबारा अभ्यास जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्या एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी 11 8 5 3 5 2 यानी प्रथम पद 11, द्वितीय पद 8, तृतीय पद 5, चतुर्थ पद 2 ऐसे चलती 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 जाती है, तो क्या कोई पद क्या का एक पद -150 है, यानी ऐसा कोई पद है क्या, ए एन ऐसा उपलब्ध है क्या जिसका मान -150 आ जाए। अगर है तो कितने नंबर का पद है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले के प्रश्न की तरह इसमें प्रथम पद दिया गया है, डी भी हम 2 क्रमिक पदों के अंतराल से हम निकाल सकते हैं, ए एन भी दिया गया है। हमें ऐसा मानना है कि माना इस श्रेणी का एनवां पद -150 होगा, फिर हम n का मान निकाल लेंगे। तो n का मान आएगा जैसे 17 18 50 2। ध्यान रखना n का मान पूर्णांक होना चाहिए, यानी श्रेणी में पदों की संख्या जो होती है वो पूर्णांक होती है। जैसे या तो 1 पद होगा या 2 पद होगा या 3 पद होगा या 4 पद होगा। इसके अलावा जो पदों का मान है वो धनात्मक पूर्णांक ही होता है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक भी होता है। और समांतर श्रेणी में कहने का मतलब ये है कि कम से कम 3 पद तो होने ही चाहिए, तब हमें पता चलता है कि सूची तो कम से कम 2 से तो युग्म बनता है। सूची कब बनती है, एक श्रृंखला कब बनती है, 3 या 3 से अधिक संख्याएं क्रमबद्ध तरीके से आती है, तभी तो हमें पता चलता है कि इनके बीच का क्रम सही है यानी समान है या असमान है। तो समांतर श्रेणी में अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाए कि समांतर श्रेणी में कम से कम कितने पद होने चाहिए, तो उसका सही उत्तर होगा 3। 3 से पहले 3 से कम अगर पद होते हैं तो हम उसके उत्तर को सही दिशा तक या सही उसके बातों को सही नहीं समझ सकते, उसके सारे तथ्यों की जानकारी हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें इस प्रश्न में जो सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहले बात करनी है वो हम ऐसे लिखेंगे कि माना इस श्रेणी का
nवां पद बराबर -150 है। nवां पद -150 है। तो हम n का मान निकालेंगे। ठीक है, n का मान निकालेंगे और बता देंगे। जैसे 5 आएगा तो क्या करेंगे 5वां पद, 100 आएगा तो बोलेंगे 100वां पद। तो यहाँ में जो दिया गया है वो सबसे पहले लिख देते हैं। a दिया गया है 11। अब d निकालना है, तो d देखना, यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर निकालना है। दूसरे पद में से पहला पद है, तो 8 में से 11 घटाएंगे तो 20 का -3 हो जाएगा। बार बार ऐसे वो बड़ा कंडीशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको पेज भरने की ज़रूरत नहीं है। और इसका an जो है यानी nवां पद का जो मान दिया गया है वो -150 दिया गया है। 3 चीज़ें दी गई है। सूत्र अपने इस प्रश्नावली में लगभग चांस यही है कि यही सूत्र काम में आएगा। nवां पद निकालने का सूत्र होता है a + n - 1 × d। तो an अपना दिया गया है -150। 150 नंबर पद, 150 कौन से नंबर का पद है वो हम ज्ञात कर रहे हैं। a का मान 11 है, n का मान हमें नहीं पता, -1 × d का मान हमें -3 नजर आ रहा है। 3 की कमी या वृद्धि हो रही है ना, कमी हो रही है तो -3 आ गया इसका। -150 के माइनस में आ जाएगा 11, बराबर में बचेगा n - 1 × -3। ये देखिए कितना आ जाएगा, -161 बट्टा में आ जाएगा -3, बराबर में रहेगा n - 1। ये बट्टा में -3 आ गया, माइनस है माइनस कैंसिल। 3 में इसका 161 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15, बचा 1 और 1 उतारने के बाद 3 तिया 9, बचा 2, 6 तिया 18, 6 तिया 18 प्लस 1 बराबर n, यानी n का मान वो आ जाएगा 54.66 इस प्रकार से। ठीक है, समांतर श्रेणी में 54.66वां पद तो होता ही नहीं है, तो 54वां पद होता या 55वां पद होता। तो हम लिखेंगे इस श्रेणी में n का मान पूर्णांक नहीं है या धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः कोई भी पद -150 नहीं होगा। ठीक है, यानी n का मान क्या आ गया, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, पॉइंट वाला आ गया। तो 54.66वां पद तो होता ही नहीं है, या तो 54 पद होते या 55 पद होते या 56 पद होते। n का मान धनात्मक होना चाहिए और वो भी 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। इस प्रकार से हम इस प्रश्न के उत्तर को ऐसे लिखेंगे, इस श्रेणी में n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं आया, इसका मतलब इस श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। आपको समझ में आया? आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, स्वयं एक बार अभ्यास जरूर कीजिए। अगला अपना इसका 7वां क्वेश्चन है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी A31 ज्ञात करना है, A31 ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है, यानी A11 जो है वो दिया गया है 38 और 16वां पद 73 है, मतलब A16 दिया गया है 73। इतनी चीजें दी गई है और पूछा जा क्या रहा है, A31 पूछा जा रहा है। इसे सोल्व करने के लिए हमें जो चीजें दी गई है उसके माध्यम से हमें किसी भी श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करनी, nवां पद ज्ञात करना, प्रथम पद ज्ञात करना, d ज्ञात करना, इन चारों विमाओं में से 3 विमाएं हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो 3 विमाएं हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जो हमें इस प्रश्न में दिया गया है वो हम लिखते हैं। क्या दिया गया है, दिया है कि A11 बराबर 38, ठीक है, और एक दिया गया है A16 बराबर 73। A16 बराबर कितना दिया गया है, 73 दिया गया है। और ज्ञात क्या करना है,
ज्ञात करना है A31 कितना है। तो A31 ज्ञात करने के लिए हमें एक तो प्रथम पद का पता होना चाहिए, एक सार्वंतर का पता होना चाहिए, एक n का पता होना चाहिए। तो n तो इसमें 31 है, चलो ठीक है। तो ये जो A11 और A16 दिया गया है उसको हम एक सूत्र के माध्यम से एक समीकरण में बदल लेते हैं। सूत्र क्या है अपना, an बराबर a प्लस n-1 के गुणा में d। इस सूत्र से हम इसको हल करेंगे, इस सूत्र से हल करते हैं तो क्या आएगा ये देखो, यानी A11 की बात करें हम, A11 बराबर क्या होता है, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी होता है। A11 का मान इतना होता है। अब देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, a प्लस 10d, और ये किसके बराबर है, A11 के बराबर है। A11 का मतलब है कि ये 38 के बराबर है। ये अपनी है समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इस A16 की बात करें तो ये A16 कितना होता है, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये हो जाएगा a प्लस 15d, 15 इंटू डी बराबर किसके बराबर है, 73 के बराबर है। ये अपनी हो गई समीकरण नंबर 2। एक समीकरण ये हो गई, एक समीकरण ये हो गई, दो समीकरण है। हमने एक समीकरण, एक प्रश्नावली पढ़ी थी, दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म, उसमें हमने एक विलोपन विधि को पढ़ा था। उस विलोपन विधि के माध्यम से हम इस समीकरण में जो समान दो चर है, इसमें ए बी है, डी है, ए डी, समान चर के गुणांक, जो जिस चर के गुणांक समान है उसको हम यहाँ पे जोड़ या बाकी संक्रिया पर विलुप्त करेंगे। तो विलुप्त करने के लिए करना क्या होगा, हम समीकरण नंबर अपनी जो 1 है, समीकरण नंबर 1 में से हम घटा देंगे समीकरण नंबर 2। घटाने से क्या होगा, a प्लस 10d के बराबर जो 38 है उसमें से हम घटा रहे हैं a प्लस 15d के बराबर जो 73 है। इसको घटाने का मतलब चिन्ह बदल रहे थे हम, बदलेंगे चिन्ह। देखिए यहाँ a, यहाँ माइनस a, तो ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा एक दूसरे से। यहाँ 10d, यहाँ माइनस का 15d, इसका मतलब माइनस का 5d रहेगा बराबर। यहाँ 38, यहाँ माइनस का 73, तो इसमें देखिए कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस का 35, यानी जो d का मान निकलेगा वो निकलेगा माइनस 35 बटा माइनस 5। d का मान आ गया 7, d का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब d का मान जो 7 आया है वो हम किसी एक समीकरण में रखेंगे, चाहे a में रखो, 1 में रखो, चाहे 2 में रखो। तो d का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए 1 नंबर समीकरण क्या है, a प्लस 10d है, तो a प्लस 10 इंटू 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 38। a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 38 माइनस 70। 70 कौन सा, ये यहाँ जुड़ रहा था, यहाँ घट जाएगा। तो a का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा माइनस का। a का मान कितना आया, माइनस का 32 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको आगे हल करेंगे। अब हमारे पास देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, वो हम वापस यहाँ पे लिखते हैं। हमें ज्ञात करना है A31, A31 निकालते हैं। तो A31 के लिए क्या होता है, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी करना होता है। A31 के लिए n का मान तो 31 ही है, a का मान भी हमें पता है और d का मान भी हमें पता है। a का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 32, माइनस का 32 प्लस ये कितना हो जाएगा 30, 30 माइनस 1, माइनस का 32 प्लस 30 इंटू ये हो जाएगा d का मान 7। तो ये माइनस का 32 प्लस 210। अब इसमें से हम ये घटाएंगे
तो कितना हो जाएगा, देखो प्लस का 210 है और माइनस का 32 है, तो ये घट के हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, 7 और 178 उत्तर आया। तो हम इसको ऐसे लास्ट में लिखेंगे, दी गई श्रेणी का 31वां पद, जिसको हमने A31 माना था, 178 है। ये अपना हुआ है उत्तर। ठीक है, इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिए, नोट कीजिए। आगे हम इसके 8वें क्वेश्चन को इस पैनल पे लेके आ रहे हैं। प्रश्न नंबर अपना 8वां इस प्रकार से है कि एक एपी में 50 पद है, मतलब n बराबर 50 है उस एपी में, जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब A3 दिया गया है 12, और अंतिम पद का मतलब क्या हो कि पद ही 50 है तो अंतिम पद A50 होगा, पद के क्रमांक का मान A50 हो जाएगा। तो उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 29वां, यानी A29 फाइंड आउट कीजिए। तो इसको हल करना है, तो इसे हल करने के लिए हमें A29 ज्ञात करने के लिए हमें n का मान तो चलो 29 हो गया, प्रथम पद और सार्वयंत्र का पता होना चाहिए, और प्रथम पद और सार्वयंत्र हम इन दोनों से पता करेंगे, देखिए कैसे देखिए, इसमें दिया क्या गया है, दिया है एक तो A3 बराबर 12 और एक दिया गया A50 बराबर 106, और ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है A29, और A29 ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? N और A और D चाहिए। तो हम एक सूत्र पढ़ते आ रहे हैं, उस सूत्र के माध्यम से ये A3 और A50 वाले मानों से दो समीकरण बनाएंगे, और जो हमने एक प्रश्नावली पढ़ी थी, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसके माध्यम से हम उन चरों को ज्ञात करेंगे। चर अपने कौन कौन से होंगे? A एंड D, मतलब प्रथम पद और सार्वयंत्र। तो देखिए सूत्र अपना क्या है? सूत्र है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। इस सूत्र से हम जो चीज़ें दी गई है उसको हम लिखेंगे। देखिए कैसे, A29 दिया गया है, तो A29 का मान कितना होता है? सॉरी, A29 तो पूछा गया है, A3 दिया गया है, A3 का मान कितना होता है? A प्लस 3-1 इंटू D होता है, यानी A3 का मान कितना होता है? A प्लस 2D, और वो हमें दिया गया कितना है? 12। ये हो गई समीकरण नंबर अपनी 1। उसी प्रकार A50 दिया गया है, A50 का मान कितना होता है? A प्लस 50-1 इंटू D, मतलब A प्लस 49D। इसका मान हमें कितना दिया गया है? 106। ये अपनी हो गई समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में देखो, दो चर देख पा रहे हैं, A D इसमें है, A और D इसमें है। तो कोई ऐसा चर है क्या जिसका गुणांक समान हो? हाँ है। कौन सा? A है, एक एक गुणांक है। तो समान गुणांक वाले चर को घटाने के लिए क्या करना पड़ता है? समीकरण को जोड़ा या घटाया जाता है। जैसे चिन्ह A का और A का एक जैसा है तो घटाएंगे, कौन सी समीकरण में से किसको घटाएंगे वो हम देख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में से घटा रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं समीकरण नंबर 2। देखो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D बराबर 12 और A प्लस 49D बराबर 106। ये घटाने के लिए बात थी, तो यहाँ सबका चिन्ह बदलेगा, A का भी बदलेगा, 49D का भी बदलेगा, इसका भी बदलेगा। A प्लस का ऊपर है, माइनस का नीचे है, यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का 47D। 2D प्लस का है, 49D माइनस का है, तो माइनस का 47D हो जाएगा। यहाँ देखो 12 प्लस का है और 106 माइनस का है, तो माइनस का हो जाएगा 94। D का जो मान मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 94 अपना माइनस का 47।
यानी डी का जो मान आएगा वो आ जाएगा, माइनस से माइनस करने के बाद 2। डी का मान कितना मिल गया? 2। अब हम ऐसे लिखेंगे कि डी का मान किसी भी एक समीकरण में हम रख सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में रखेंगे। अब समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, जैसे 1 नंबर समीकरण अपने ये है, इसमें हम रखते हैं तो a प्लस 2d कर रहे थे ना, तो a प्लस 2 इंटू 2 करेंगे यहाँ पे, क्योंकि d का मान हमें 2 मिल गया, बराबर कितना आ गया? 12। यानी a का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 12 माइनस 4। अब ये 4 कौन सा, ये दोनों गुणा होकर यहाँ जुड़ रहे थे, तो ये यहाँ पे 12 में से घट जाएंगे। a का मान मिल गया हमें 8। a का मान कितना प्राप्त हुआ है? 8। अब हमें ए भी पता है, डी भी पता है, तो अब हमें चाहे वो 29 नंबर का पद पूछे, चाहे कोई सी भी नंबर का पद पूछे, हम निकाल सकते हैं कि एक ऐसी श्रेणी जिसका ए हो 8 और डी हो 2, इसका हमें ए 29 पद निकालना होता है। तो ए 29 पद निकालने के लिए ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी करना होता है, क्योंकि n का मान 29 लिखेंगे तो a की जगह लिखा जाएगा 8, क्योंकि श्रेणी में 8 हमने प्राप्त किया यहाँ तक, और प्लस 28 इंटू डी का मान हमें मिला है 2। अब देखो 8 प्लस ये कितना हो जाएगा? 56। ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 64। a 29 का मान कितना आ गया? 64। अब हम इसको लिखेंगे, अतः उपरोक्त श्रेणी का श्रेणी का 29वां पद 64 है। ये इसका प्रश्न का उत्तर हो गया 8वें का। आप इसको अपनी कॉपी में नोट जरूर कीजिए तथा एक बार स्वयं अभ्यास जरूर कीजिए, ताकि ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए और हमेशा के लिए याद रह जाए। अगला अपना 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, यदि किसी एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यह इस नाम को हम समांतर श्रेणी मान रहे हैं, एपी के हो गया तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। यानी ये जो 4 है ये A3 है, और ये जो 8 है वो ये A9 है। इतना हमें दिया गया है, ठीक है। और इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन सा पद शून्य होगा, मतलब an का मान शून्य दिया गया है, तो n ज्ञात करो। n यानी पद क्रमांक इसका कौन सा होगा। देखिए इस प्रकार के सवालों में कुछ समस्याएं दी गई है। समस्याओं का समाधान हमने सीखा है, एक तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म बना के, या फिर द्विघाती समीकरण के माध्यम से भी हमें आगे के जो प्रश्नावलियाँ होगी, अध्याय होंगे, उनमें द्विघात समीकरण के हल का भी उपयोग करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से हमने जो चर के मान ज्ञात करने का तरीका सीखा था, वो हम यहाँ पे काम लेंगे। कैसे, क्या क्या दिया गया है, यानी इसमें संबंध कैसा दिया गया है, और संबंध को हल करने का जो पैटर्न होता है वो समीकरण बना के उसको हल करने का तरीका होता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। दिया गया है A3 बराबर दिया गया है 4, और 1 दिया गया है A9 बराबर -8। और पूछा क्या करना है, 1 दिया गया है an बराबर 0, तो n, इसमें क्या पूछा गया है, ज्ञात करना है यदि an बराबर 0 तो n ज्ञात करना है। जब an बराबर 0 होता है तो n ज्ञात कीजिए, ऐसा हम कर रहे हैं। तो हमारे पास एक सूत्र होता है कि nवें पद को ज्ञात करने के लिए सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक हमें A3 दिया गया है, तो हम A3 बराबर लिखेंगे। A3 बराबर होता है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए
ये हो गया a प्लस 2d, इसके बराबर किसका मान है, a3 का मान है। a3 का मान कितना है, 4। a3 का मान कितना है, 4 है। अब हमें एक यहाँ पे देखिए a9 दिया गया है, तो a9 का मान कितना होता है, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी a प्लस 8d होता है। और इसका मान हमें दिया गया माइनस का 8। इनको हम क्रमिक रूप से समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इनका नाम दे देते हैं। अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे थे। यहाँ पे देखिए समीकरणों का युग्म बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, और दोनों में दो चर है, इसमें भी a और d है, इसमें भी a और d है। तो ऐसा चर जिसका गुणांक समान है उसको हम विलोपन विधि से हटा सकते हैं। जैसे a का गुणांक कितना है, a का गुणांक कितना है, 1, इसका भी 1, इसका भी 1, दोनों का गुणांक समान है, तो हम विलोपन विधि से हल करके इसको घटा सकते हैं। विलोपन विधि में कैसे हल किया जाता है, समीकरण एक किसी भी समीकरण के गुणज को गुणा करके समीकरण दूसरे समीकरण में से घटाया जाता है। यानी समीकरणों का हम क्या करते हैं, गुणज ज्ञात करते हैं या तुल्य समीकरण ज्ञात करके एक दूसरे में से या तो घटाते हैं या फिर उनको जोड़ते हैं। निर्भर करता है कि इनका चिन्ह कैसा है। अगर इनको जोड़ देंगे तो a और a जुड़ के 2a हो जाएगा, हटेगा नहीं। तो हटाने के लिए इसको इसमें से घटाएंगे। समीकरण नंबर 1 अपनी क्या है, a प्लस 2d बराबर 4 है। समीकरण इसमें से हम घटा रहे हैं। समीकरण नंबर 2 अपनी क्या है, a प्लस 8d बराबर माइनस का 8 है। अब घटा रहे हैं, इसका मतलब ये चिन्ह बदलेगा, इसका भी बदलेगा, इसका भी बदलेगा और इसका भी बदलेगा। ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस। ये a माइनस a से कट गया, 8d माइनस के है और 2d प्लस के, इसका मतलब माइनस का 6d रहा ना, माइनस का 6d बराबर रहेगा 12। यानी जो d का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 12 बटा माइनस 6, d का मान आ जाएगा माइनस का 2। d का मान कितना आ गया, माइनस का 2। अब इस d के मान को हम किसी भी एक समीकरण में रखते हैं, 1 या 2 में। ये जरूरी नहीं होता है समीकरण 1 में ही रखें, हम बार बार समीकरण 1 में रखते हैं। अब की बार हम समीकरण नंबर 2 में भी इसको रख के हल कर सकते हैं। किसी में भी रखो, आपकी मर्जी। समीकरण नंबर 2 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर समीकरण नंबर 2 में d का मान रखते हैं। जैसे समीकरण नंबर 2 क्या है, a प्लस 8d है, हम लिखेंगे a प्लस 8 इंटू डी का मान -2 बराबर में कितना है, समीकरण नंबर 2 में माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 ही रहने देंगे। अब देखिए a के प्लस में जो a के माइनस में 16 आ जाएगा ना, वो -8 के यहाँ देखो दोनों का गुणा -16, यहाँ जुड़ जाएगा +16, तो a का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा, 8। अब देखिए, अब हमें एक ऐसी श्रेणी का n ज्ञात करना है जिसमें a n तो है 0, a है 8, यहाँ देखिए a है 8, d है -2, d है -2 और n हमें इसका ज्ञात करना है। n हमें इसका ज्ञात करना है। a n देखो, a n यानी कौन सा पद शून्य है, ऐसा इसमें दिया गया है। अब देखो इसको हल कर रहे हैं, तो हमारे पास जो सूत्र है इसके माध्यम से ज्ञात करेंगे। सूत्र तो अपना यहाँ पे लिखा हुआ ही है, कौन सा, ये रहा, a n बराबर a प्लस n माइनस 1d। इसमें रखेंगे a n का मान 0 बराबर a का मान 8, ठीक है, प्लस n माइनस 1 पता नहीं n का मान, तो ज्ञात करना है -1 इंटू d का मान -2। अब देखिए पक्षांतरण करेंगे, इस 8 को इस तरफ लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा -8 बराबर में क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू -2। तो जो n माइनस 1 के गुणा में -2 है ना, वो यहाँ -8 के भाग में चला जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, n प्लस 1। ये कट के कितना आ गया, 4, तो 4 प्लस 1 बचेगा 4। ये जो n माइनस 1 है वो 4 के प्लस में आ जाएगा, यानी n का जो मान आ जाएगा वो आ गया 5। n का मान कितना आ गया, 5। अब हम लास्ट में फाइनल इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे,
अतः दी गई श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। इसमें पूछा गया कि कौन सा पद, तो हमने nवां पद माना था, तो हम इसमें ऐसे लिखेंगे, अतः उपरोक्त श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न के उत्तर को भी आप अपनी कॉपी में नोट करिए, लिखिए और पुनः इसका अभ्यास ज़रूर कीजिए। यहाँ आपको क्लास रोकनी है और फिर लिखना है। आगे के पैनल पर इसके अगले क्वेश्चन को लेके आएंगे। अगर आपके पास कॉपी पेन उपलब्ध नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। बाद में क्लास पूरी होने के बाद भी आप इसको लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या लिखा गया है कि एपी का 17वां पद यानी A17 दिया गया है। A17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। क्या चीजें दी गई है वो हम सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें दिया क्या गया है, प्रश्नानुसार लिख देते हैं, या जो चीज दी गई है उसको हम लिखते हैं। इसमें ऐसा दिया गया है कि जो A17 है ना, A17 वो किसके बराबर है, A10 में 7 जोड़ो, यानी A10 से 7 अधिक करो तो 7 जोड़ने से 7 अधिक हो जाएगा, फिर वो बराबर हो जाएगा A17 के। ऐसी स्थिति दी गई है और ज्ञात क्या करना है, डी हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, सार अंतर हमें यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसके लिए अपने पास सूत्र, तो जो nवें पद का मान ज्ञात करने का जो सूत्र है वही काम में लेंगे। सूत्र अपना कौन सा है, सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। इस सूत्र से A17 अगर एक बार हम ज्ञात करें, A17 का मान कितना होता है, A17 का मान होता है a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A17 होता है a प्लस 16 डी। इसी प्रकार एक तो A17 हो गया, अब एक A10 और ज्ञात करना है। A10 कितना होता है, A10 होता है a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी A10 का जो मान होता है वो होता है a प्लस नोड डी, a प्लस नोड डी होता है। अब हम क्या करेंगे, जो अपनी समीकरण जिस प्रकार से दी गई है कि A17 समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, और ये स्थिति जो अपनी दी गई है वो स्टार स्थिति मान लेते हैं। तो अपनी जो स्टार स्थिति है, स्थिति स्टार मान लेते हैं जो प्रश्न में दी गई है। स्टार में समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को रखने पर क्या हो जाएगा, देखो क्या स्थिति बनेगी कि A17 की जगह हम लिखेंगे a प्लस 16 डी बराबर A10 की जगह लिखेंगे हम a प्लस 9 डी प्लस 7। स्टार स्थिति में ऐसा ही है, यानी जो दी गई स्थिति है उसमें। तो अब हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। a प्लस 16 डी इस तरफ है, उसके माइनस में क्या आ जाएगा, एक तो ये a आ जाएगा, एक यहाँ माइनस का 9 डी हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 7। a प्लस का और a माइनस का कट जाएगा, यानी घट के 0 हो जाएगा। 16 डी प्लस का और 9 डी माइनस का, तो ये बचेगा 7 डी बराबर 7, यानी डी का मान कितना हो जाएगा 7/7। डी का बराबर कितना माना गया 1। अब हम लिखेंगे अतः उपरोक्त श्रेणी का सारवंतर क्या है, डी। उपरोक्त श्रेणी का सारवंतर जिसको हमने डी माना है उसका मान 1 है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से दिया गया है कि एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है और क्या शर्त दी गई है। एक एपी दी गई है जिसका
एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यानी समांतर श्रेणी है, जिसमें 3, 15, 27 और 39 इस प्रकार से पद है। तो इस एपी में अगर हम बात करें ए की तो ए है इसका 3, बात करें हम डी की तो डी है इसमें 15 - 3 यानी A2 - A1 करने से आएगा, आ जाएगा 12। डी का मान कितना है, 12 है। इस एपी में ए और डी हमें सीधा सीधा नजर आ रहा है। अब एक प्रश्न में बात इस प्रकार से लिखी गई है, प्रश्न में एक तथ्य दिया गया है या एक शर्त दी गई है कि जो इसका 54वां पद है यानी ए कौन सा पद, मान लीजिए कि ANवां पद जो है वो 54वें पद से यानी A54 से 132 अधिक, A54 से 132 अधिक करने से कोई पद आता है AN, तो वो कितने नंबर का पद है वो ज्ञात करना है, वो ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे कि माना ANवां पद A54वें पद से 132 अधिक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस AN का और A54 का हमें मान रखना पड़ेगा। देखिए हम वो 54वें पद का मान निकाल देते हैं, इस AN का हम मान निकाल देते हैं कि कितना आएगा, कि ऐसे पद का क्या मान होगा जो A54 में यानी 54वें पद में 132 जोड़ने से प्राप्त होता है। तो उस पद का मान निकाल रहे हैं तो AN = हो जाएगा A + 54 - 1 × D + 132। देखिए A54 का जो मान होगा वो A + 54 - 1 × D होगा। किस सूत्र के माध्यम से हम ये लिख पा रहे हैं, अपना एक सूत्र है n वां पद ज्ञात करने का, AN = A + n - 1 × D। इस सूत्र के माध्यम से हम इसको लिख पा रहे हैं। अब देखिए इस पद का अगर हम मान निकालें तो क्या आ जाएगा, A का मान हमें ज्ञात है 3 है, प्लस ये हो जाएगा 53 × D का मान हमें पता है 12 है, प्लस 132 यानी उस पद का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा। बोर्डमास के नियम से पहले ये गुणा करना पड़ेगा, तो 3 के प्लस में देखो 12 गुणा 53 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 × 3 = 36, हासिल आ गई 3, 12 × 5 = 60 और 3 हासिल के हो गए 63 प्लस 132। अब हमें उस पद का मान कितना मिल जाएगा, 3 और 636 और 132 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। इकाई के अंकों की बात करें तो 2, 6 और 3 है, तो 2, 6, 8, 3, 11 का 1 हासिल लगेगी 1, 3 और 3 6, दहाई के अंकों पे 6 और 1 हासिल का 7 और सैकड़े के अंकों पे 7। तो उस पद का मान कितना है, 771 है। अब हमें एक ऐसी श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करनी है। अब कौन सा पद है, तो हमने क्या माना था कि ANवां पद A54 से 132 अधिक है, तो N का मान ज्ञात करना है, N ज्ञात करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, ANवां पद 132 अधिक है जो कि 771 है, AN ज्ञात करना है एक ऐसी श्रेणी के लिए जिसका प्रथम पद 3 है, सर्वांतर 12 है और AN यानी nवें पद का मान 771 है, 771। तो सूत्र तो यही है अपना, AN = A + n - 1 × D। तो AN की जगह AN = A + n - 1 × D वाले सूत्र से हम बात करें तो AN का मान हो जाएगा 771, A का मान हो जाएगा 3 प्लस n का मान पता नहीं है तो n - 1 × D का मान 12 है। ये इस तरफ आएगा
तो 771 के माइनस में आ जाएगा 3 और बराबर में क्या रहेगा n-1 इंटू 12। जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 768 और बट्टा में आ जाएगा 12। कौन सा? ये n-1 के गुणा में जो है वो इसके भाग में चला जाएगा आगे की संख्या की। तो यहाँ क्या बचेगा? n-1 ही बचेगा। 12 जो है वो इस तरफ आ जाएगा। किसमें हम भाग देंगे 12 का? 768 में तो कितनी बार जाएगा? 6 और 4 और इसमें जुड़ेगा 1, 64 बार भाग जाएगा। और ये जो n के साथ आ रहा है माइनस का 1 वो इसमें जुड़ जाएगा, यानी n का जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा? 65 मिलेगा। अब हमें क्या वापस इस प्रश्न का फाइनल उत्तर क्या लिखना है? इसको हम लिखेंगे कि अतः उपरोक्त श्रेणी या उपरोक्त एपी का 65वां पद हम लिखेंगे। अतः उपरोक्त एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। इस प्रकार से हमने इस 11 नंबर के क्वेश्चन को हल अपने इस बोर्ड के पैनल पे किया है। आप इसके उत्तर को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और आपके पास अगर कॉपी पेन अभी उपलब्ध नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखने के बाद आप स्वयं इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। 12वें क्वेश्चन में दिया गया है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? ऐसा लिखा गया है कि दो ऐसी समांतर श्रेणियां हैं जिनमें जो सार्वअंतर है वो समान है। ध्यान रखना, समान सार्वअंतर वाली जितनी भी समांतर श्रेणियां होती है उनके समान क्रम के पदों का अंतराल सदैव बराबर रहता है। सदैव बराबर रहता है। कैसे वो हम बात कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए अपने पास दो श्रेणियां इस प्रकार से हैं कि 5, 8, 11 और इसके बाद कितनी आएगी 14, 3-3 के क्रम से बढ़ने वाली है। और एक अन्य श्रेणी है, ये तो एपी फर्स्ट हो गई, एक एपी सेकंड हम लिख लेते हैं। मान लीजिए कि वो 7 से स्टार्ट हुई और सार्वअंतर इसका कितना है 3-3 बढ़ रहा था तो इसका भी 3-3 ही बढ़ना चाहिए। 10, उसके बाद 13 और उसके बाद 16। तो इन दोनों का अंतर जो है ना, पहले पद का अंतर जितना आया ना वो अंतर ही इस दोनों के दूसरे पद का होगा। तीसरे पद का अंतर भी उतना ही होगा। चौथे पद का अंतर भी उतना ही होगा। यानी समान क्रम के पद का अंतर जो है वो समान रहता है। तो समान रहता है तो यहाँ देखिए दो समांतर श्रेणियां हैं जिसका 100वां पद के अंतर 100 है। जैसे मान लीजिए कि 100वां पद इसका 109 है और इसका 100वां पद सिर्फ 9 है तो इनका अंतर कितने का हुआ? 9 का अंतर, 100 का अंतर हो गया ना। अब 100वें पद का जितना अंतर है ना वो उतना ही अंतर 101वें पद का होगा। 102वें पद, 103वें पद का भी अंतर जो है ना वो समान सार्वअंतर वाली श्रेणियां होती है ना। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि समान सार्वअंतर वाली एपी समांतर वाली समांतर श्रेणियों के समान क्रम वाले पदों का अंतराल सदैव बराबर होता है। बराबर बोल दो या समान बोल दो, समान होता है। अब देखिए कैसे। मान लीजिए कि इसमें दो समांतर श्रेणियां जिसका सार्वअंतर समान है उसके 100वें पद का अंतर कितना है? 100वें पद का अंतर दिया गया है 100
100वें पद का अंतर दिया गया है 100। तो पहली श्रेणी का भी 100वां पद, दूसरी श्रेणी का भी 100वां पद, अंतर 100 है। तो उसके पहले पद का भी अंतर 100 ही होगा, दूसरे पद का अंतर भी 100 ही होगा, 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा। 1000वें पद का अंतर कितना हो जाएगा, बराबर 100 ही होगा। ये इसका उत्तर हम ऐसे लिख देंगे। यहाँ हम बताएंगे, ऐसा लिख दिया था हमने कि समान सार अंतर दिया गया है, समान सार अंतर वाली श्रेणियों का कि समान क्रम वाले पद होने चाहिए। जैसे 9 नंबर वाले पद में से 9 नंबर वाला पद, दोनों के 9 नंबर के पद जो है उनका अंतर इस श्रेणी में 100 ही रहेगा। 15वें पद का अंतर 100 ही रहेगा, 1000वें पद का अंतर भी 100 ही रहेगा, लाखवें पद का अंतर भी 100 ही रहेगा। यानी अगर सार अंतर समान है तो श्रेणियों के समान क्रम वाले पदों का अंतराल सदैव बराबर या समान होता है। जैसे इस प्रश्न में दिया गया है कि 100वें पद का अंतर समान है, एक ऐसी श्रेणी, दो ऐसी श्रेणियां जिनका सार अंतर समान है, उसके 100वें पद का अंतर 100 है तो उसके 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा, पहले पद का अंतर भी 100 ही होगा, 5वें पद का अंतर भी 100 ही होगा, लाखवें पद का अंतर भी 100 ही होगा। यानी समान क्रम वाले पदों का अंतराल जो है वो समान ही रहता है। इसको आप अपनी कॉपी में, शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर था, बस समझने वाला था, छोटे रूप में आ सकता है, ऑप्शनल के रूप में, अभ्यास के रूप में, तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये इसका तथ्यात्मक बातें हैं और ये इसका उत्तर है। अगला 13वां क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, मतलब 7 की पूर्ण गुणज है। तो सबसे पहले हमें संख्याओं की वो सूची बना देनी है जो 3 अंकों की होती है। 3 अंकों की संख्याओं की हम सूची बनाते हैं। 3 अंकों की संख्या है, देखिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है। फिर 101, 102, 103, 104, 105 इस प्रकार से चलती जाती है। वो 999 तक होती है। कहाँ तक, 999 सबसे अधिकतम होती है। 998 भी आती है उससे कम, 997 भी आती है, 996 भी आती है, 995 भी आती है, 994 भी इसमें शामिल हो सकती है, 993 भी इसमें शामिल हो सकती है। यानी ये 3 अंकों वाली संख्याओं की सूची है, लेकिन ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। अब इन संख्याओं में हमें वो संख्याएं ढूंढनी है जो 7 से विभाज्य हो। तो 3 अंक की सबसे छोटी 7 से विभाज्य संख्या कौन सी है, देखिए हम चेक करते हैं। क्या ये 7 से विभाज्य है, 7 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी 7 का भाग नहीं जाएगा, 7 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 और 5, 15 बार भाग जाएगा। इसका मतलब ये जो संख्या है ना, ये अपने समांतर श्रेणी की प्रथम संख्या होगी। एक ऐसी, ये 105 एक ऐसी संख्या है जो समांतर श्रेणी 3 अंक की है और 7 की पूर्ण गुणज है। 15 बार पूरा पूरा इसमें भाग जाता है। ये 7 की पूर्ण गुणज नहीं है, ये 7 की पूर्ण गुणज नहीं है, ये 7 की पूर्ण गुणज नहीं है, ये 7 की पूर्ण गुणज नहीं है। तो समांतर श्रेणी अपनी जो बनेगी उसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, 105। अब इसके बाद संख्या आएगी, जैसे मान लीजिए इसके बाद 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 इस प्रकार से संख्याएं आएगी। लेकिन 7 की पूर्ण गुण जो संख्या आएगी वो आएगी 112, 112 आएगी। तो दूसरी इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 105 के बाद 112। क्यों, बीच वाली संख्या है तो 3 अंकों की तो है, लेकिन 7 की पूर्ण गुणज नहीं है। उसके बाद संख्या आएगी वो आ जाएगी 119, यानी 7 के अंतराल से चलेगी। सार्वंतर पूर्ण गुण जाता है तो पहाड़े में जो अंतराल होता है वो पहाड़े की संख्या के बराबर ही होता है। जैसे 7 की पूर्ण गुण 105 के बाद 112 ही आएगा, 119 ही आएगा। इसी प्रकार ये संख्या चलती जाएगी। और जो लास्ट में देखें
तो ये 999 है, ये भी 7, इसमें भी 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, इनमें भी नहीं जाता है, इनमें भी नहीं जाता है, इन सब में नहीं जाता है। ये 994 जो संख्या है ना, इसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। यानी अपना जो इस रेडी का जो लास्ट पद मिलेगा वो 994 मिलेगा। आप इनमें भाग देकर रफ कॉपी में जांच कर सकते हो। इसी प्रकार से इस प्रश्न को आप लिखोगे। तो अब हमें जो ये संख्याओं की सूची मिली है वो अपनी इस प्रश्न में शर्तों को पालन करने वाली एपी है। यानी ये एक ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, जिसमें 3 अंकों की सभी संख्याएं हैं और सारी की सारी संख्याएं 7 की पूर्ण गुणज है। यानी इसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है और कोई भी 3 अंकों की संख्या यहाँ पे नहीं बचती है। तो इस समांतर श्रेणी में, ये हमारे काम की समांतर श्रेणी आई, इस समांतर श्रेणी में हमें कुछ विमाएं लेनी है और कितनी संख्याएं लेनी है, इसका मतलब इसमें कितनी संख्याएं है, 1 2 3 इस प्रकार से बीच में और कितनी संख्याएं आएगी। यानी हमें n का मान ज्ञात करना है। इसमें प्रथम पद कितना आ गया 105, इसका जो सार्वअंतर रहेगा वो कितना रह जाएगा, यानी अंतराल इसका कितना रह जाएगा, अंतराल रहेगा 7 7 का। दूसरे पद में से जैसे मान लीजिए अपना 112 में से अगर 105 हम घटाते हैं तो अंतराल कितना रहेगा सब में 7 7 का। डी का मान कितना आ गया 7। अब इसका एक nवां पद जो अपने पास है वो है 994 और n का मान हमें इसमें से फाइंड आउट करना है, निकालना है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है। तो अपने पास एक nवें पद को ज्ञात करने के लिए सूत्र ज्ञात है हमें कि an का मान होता है a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। इस सूत्र के माध्यम से हम दिए गए तथ्यों को, दिए गए चरों को या दिए गए मानों को तो इसमें रखेंगे, जो अज्ञात है उसको हम ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें प्रत्येक संख्या वो 3 3 अंक की हो और 7 की गुणज हो, उसके अंतिम पद का मान है 994 बराबर उसका प्रथम पद होता है 105 प्लस पद कितने हैं पता नहीं -1 इंटू सार्वअंतर रहता है 7 का। अब हमें इस n के मान को ज्ञात करना है। इस 105 को यहाँ हम लेके आते हैं तो ये आ जाएगा 994 के माइनस में 105 आ जाएगा, बराबर में n-1 इंटू 7 रहेगा। अब देखिए हम इसको घटाते हैं तो कितना रह जाएगा, 14 में से 5 गया तो 9 बचा, 8 में से 0 गया 8 बचा, 9 में से 1 गया 889 बचेगा और इसमें इसके भाग में आ जाएगा 7। कौन सा 7, ये जो n-1 के गुणा में है वो। अब इसका हम भाग देंगे 7 का इसमें तो भाग कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7 बचा 2, 7 2 14 और 7 7 49, ठीक है। इसके प्लस में आ जाएगा 1, कौन सा, ये जो n के माइनस में आ रहा है वो। तो n का मान कितना हो जाएगा 127 प्लस 1 कितना होता है 128। अब हम इसका क्या लिखेंगे, फाइनल उत्तर वाली लाइन लिखेंगे। फाइनल उत्तर वाली क्या लाइन थी कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो हम इस प्रश्न की लैंग्वेज में ही इसका उत्तर लिख देंगे कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 3 अंकों वाली 128 संख्याएं। n का मान कितना है, हमें कितना मिला है, हमें 128 संख्याएं 7 से विभाजित है। यानी 128 संख्याएं ऐसी है जो 3 अंकों की है और 7 से विभाजित भी होती है। तो इस प्रश्न के उत्तर को आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा, लिखिएगा और पुनः आप दोबारा से इसका एक बार अभ्यास जरूर कीजिएगा। यहाँ क्लास को रोक के उतारना है। अगले पैनल पे हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। यानी हमें ऐसा बोला गया है कि संख्याएं हैं 10 11 12 13 14 15 इस प्रकार से संख्याएं हैं 16। आगे चलती चलती संख्याएं बहुत दूर तक जाती है और ये 250 तक जाती है, 250 तक। इसका मतलब 249 से होते हुए जाएगी, उससे पहले वो 248 पे आएगी,
उससे पहले उसमें 247 आएगा, 246, इस प्रकार से ये संख्याओं की एक सूची है। अब इसमें पूछा गया है कि 4 की गुणज कितनी संख्याएं हैं, 4 की गुणज। तो सबसे पहले हम देखें कि 4 का भाग क्या इस 10 में जाता है, नहीं जाता है, इसमें जाता है, नहीं जाता है, 12 में जाता है। यानी अपनी इस संख्याओं की सूची में से अगर हमारे 4 की गुणज वाली शर्त को और लागू कर दिया जाता है तो पहली अपनी संख्या मिलती है 12। पहली संख्या क्या मिलती है, 12। अपनी जो एपी बनेगी, समांतर श्रेणी बनेगी, उसमें प्रथम अंक जो प्रश्न की जो मांग है या प्रश्न की जो शर्त है उसके हिसाब से प्रथम अंक आएगा 12, प्रथम संख्या आएगी 12। 12 के बाद 13 नहीं आएगी, 14 नहीं आएगी, 15 नहीं आएगी, 16 आएगी, यानी अगली जो संख्या आएगी वो आएगी 16। इसी प्रकार उससे अगली क्या आएगी, 20 आएगी, क्योंकि 4 की गुणज होनी चाहिए। इसी प्रकार अगली 24 आएगी। इस प्रकार से संख्याएं हमें 4 4 4 4 के अंतराल से मिलती रहेगी। और लास्ट में अगर देखें तो यहाँ 250 तक अगर हमें जाना है तो न तो ये हमारे पास 250 आ सकता, नहीं ये 249 आ सकता। 4 की गुणज संख्या 250 से पहले इस तरफ वाले ग्रुप में हमें मिलेगी 248, जो कि 4 की पूर्ण गुणज है। 249 और 250 इस शर्त के लिए इस ये शर्त हो जाने के कारण इस अपनी एपी में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 10 से 250 के बीच होनी चाहिए और 4 की गुणज भी होनी चाहिए। तो 10 और 250 के बीच है सारी संख्याएं, 4 की गुणज, ये 4 की गुणज नहीं है, 250 के बीच है लेकिन 4 की गुणज नहीं है। तो इस शर्त को, इन दोनों शर्तों को, जैसे 10 और 250 के बीच और 4 की गुणज पालन करने वाली, इन दोनों शर्तों का पालन करने वाली संख्याओं की एपी जो हमें मिलेगी वो ये मिलेगी। अब इस एपी में हमें निकालना है n का मान निकालना है, कितने गुणज है, कितने गुणज मतलब इसमें कितने पद है। जैसे ये भी एक गुणज है, ये भी गुणज है, ये भी गुणज है, ये भी गुणज है, तो कितने पद है इसमें, लास्ट पद तक गिनो। तो अब लास्ट पद तक गिनने के लिए n का मान निकालना होता है। इस एपी में अगर हम बात करें तो हमें जैसे क्या क्या चीज़ें दी गई है, हमें प्रथम पद हमें प्राप्त हो जाता है इसे 12, और सार्व अंतर हमें मिल जाता है जिसको हम b से दर्शा रहे हैं, वो मिल जाता है हमें 16 माइनस 12 कितना हो जाता है 4। d का मान हमें कितना मिल जाता है 4। an यानी nवा पद जो है वो 248 है, ठीक है। n नंबर पद का मान कितना है 248, और n कितना है यानी पदों की संख्या कितनी है वो हमें पता नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह से लिख देंगे कि ये हमें ज्ञात करना है। तो अब अपने पास एक सूत्र होता है कि a nवें पद को अगर आप ज्ञात करना चाहते हो तो उसके लिए आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कीजिए तो आपको a प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए a प्राप्त a n प्राप्त ही नहीं, इसमें से चारों विमाओं में से अगर आपके पास 3 अगर कोई भी मान है, चारों मानों में से, जैसे a n का, a का, n का और d का, इनमें से अगर चारों में से किसी भी 3 का ज्ञात है तो आप शेष का ज्ञात कर सकते हो। जैसे यहाँ पे a d और a n दिया गया है तो हम n ज्ञात कर लेंगे। कैसे, देखिए a n का मान हम लिखेंगे 248 बराबर a का मान हम लिखेंगे 12 प्लस n का मान हमें पता नहीं इंटू d का मान लिखेंगे हम 4। n माइनस 1 था तो n माइनस 1 ही रहने दिया हमने। अब हम 12 को इस तरफ लेके आते हैं, पक्षांतरण करेंगे, 248 के माइनस में आ जाएगा कौन 12, बराबर में क्या रहेगा n माइनस 1 गुणा 4 रहेगा। अब देखिए इसमें से हम घटाते हैं तो क्या रह जाएगा 236 बचेगा, और उसके भाग में क्या आ जाएगा 4। कौन सा है जो n माइनस 1 के गुणा में था वो संख्या यहाँ इस तरफ भाग में आ गई। अब हम भाग देते हैं, कितनी बार जाता है भाग जाएगा 5, बच गया 3, 6 और 9, और उसके 59 बार भाग जाएगा इसमें, और उसमें जुड़ेगा 1। कौन सा जुड़ेगा आप बताइए, कि जो n से घट रहा था वो जुड़ेगा। इसका मतलब n का मान कितना मिलेगा 59 प्लस 1 कितना होता है 60। 59 प्लस 1 कितना होता है 60। एक्चुअली में यही अपना उत्तर है। और उत्तर की फाइनल लाइन हम अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे, अतः 10, और क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही इसका आंसर लिखेंगे 10 और 250 के बीच
में 4 की गुणज 60 संख्याएं हैं। 60 4 के ऐसे लिखेंगे 4 के 60 गुणज है। 4 के 60 गुणज है। ये अपने उत्तर की लास्ट लाइन हो गई। इसको आप समझ के कॉपी में नोट करिएगा तथा नोट करने के बाद क्लास पूरी हो जाने के बाद आप इसका स्वयं अभ्यास जरूर कीजिएगा। 15वां क्वेश्चन इस प्रकार से हमें मिल रहा है, n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियां दी गई है। एक तो है 63, 65, 67 इस प्रकार से चल रही है, और एक है 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी यहाँ पे दो समांतर श्रेणियां हमें दी गई है, पहली और दूसरी। अगर पहली समांतर श्रेणी की हम बात करें तो पहली समांतर श्रेणी दी गई है 63, 65, 67 इस प्रकार से चल रही है। दूसरी दी गई है 3, 10, 17 इस प्रकार से चल रही है। अब क्या पूछा जा रहा है इसमें, यानी जो अपनी पहली समांतर श्रेणी है उसका a कितना है 63, b कितना है 2, b का मान कितना है 2। देखिए 2 का अंतराल है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। और इस दूसरी समांतर श्रेणी में a कितना है 3, b का मान कितना है 7, पदों का अंतराल कितना है 7। अब प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, nवें पद बराबर होंगे, यानी इसका जो an है वो इसके an के बराबर होगा। तब n का मान ज्ञात कीजिए, अगर an बराबर an हो, यानी इस समांतर श्रेणी का an इस समांतर श्रेणी का an हो, ऐसा प्रश्न में दिया गया है कि इस श्रेणी का an इस श्रेणी के an के बराबर हो तो n का मान ज्ञात करना। अब हम एक इसमें और काम कर सकते हैं कि अपनी प्रथम श्रेणी है उसको हम a और d से an निकालें तो an का मान कितना हो जाता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और इसका भी an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही होता है। अब देखिए an बराबर an है, इसमें प्रथम श्रेणी का a का मान रखेंगे हम 63 प्लस n माइनस 1 की जगह n माइनस 1 इंटू डी की जगह हम लिखेंगे 2 बराबर, यहाँ पे द्वितीय समांतर श्रेणी का हम a लिखेंगे तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 लिखेंगे। अब हम पक्षांतरण करके इसमें से n का मान निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं 63 प्लस इस 2 को अंदर गुणा करेंगे तो 2n माइनस 2 हो जाएगा, बराबर इसको हम लिखेंगे तो 3 प्लस इस 7 को अंदर गुणा करेंगे तो 7n माइनस 7 हो जाएगा। अब हम पक्षांतरण करते हैं अलग अलग पदों का। कैसे देखिए, यहाँ हम क्या करते हैं 63 और माइनस के 2, यहाँ पे हमें कितने मिल रहे हैं 61, यहाँ पे कितने मिल रहे हैं 61, अचर मान 61 मिल रहा है। यहाँ पे अचर मान कितना मिल रहा है 3 और माइनस का 7, माइनस का 4 मिल रहा है ना, माइनस का 4 हम इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। और चर पद यहाँ पे देखिए 7n है, और यहाँ वाला जो 2n है प्लस का वो यहाँ पे चला जाएगा माइनस में। यानी कहने का मतलब इस तरफ क्या बचेगा 65, इसको हल करेंगे तो इसको इस तरफ बचेगा 5n। अब हमें यहाँ पे n का मान ज्ञात करना है तो इस 65 के बट्टा में क्या जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 आ जाने के बाद 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 13 बार, इसका मतलब n का मान कितना मिल जाएगा 13 मिल जाएगा। अतः हम प्रश्न की वापस लैंग्वेज को एक उत्तर की भाषा बनाएंगे, प्रश्न की भाषा को उत्तर की भाषा बनाएंगे कि n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियां nवें पद बराबर हो। तो n बराबर 13 के लिए उपरोक्त n बराबर 13 के लिए उपरोक्त श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे।
nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के उत्तर को यहाँ तक कर लिया है। आप अगर बराबर उतार रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर बराबर नहीं उतार रहे हो, बराबर समझ रहे हो, तो इसको क्लास को यहाँ रोक कर इस प्रश्न के उत्तर को आप अपनी कॉपी में लिखिए तथा आगे के पैनल पर हम आगे के प्रश्न को लाएंगे। क्लास पूरी होने के बाद इन प्रश्नों का आप एक बार रिवाइजन जरूर कीजिए। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 16वां इस प्रकार से है कि वह एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, यानी एक दिया गया है हमें A3 और सातवां पद यानी A7 है ना, सातवें पद को हम क्या कहते हैं A7 पांचवें पद से 12 अधिक है, पांचवें पद से 12 अधिक है। इस प्रकार की यहाँ पे कंडीशनें दी गई है। जो बातें दी गई है उनको हम एक समीकरण के रूप में लिखेंगे। कैसे, देखिए प्रश्न में दिया गया है कि एक ऐसी एपी है जिसका तीसरा पद दिया है कि एपी का A3 इज इक्वल टू क्या है 16 है। A3 बराबर क्या है 16 है। एक बात तो ये दी गई है। एक बात दी गई है कि जो A7 है वो किसके बराबर है A5 प्लस 12 के बराबर है, यानी पांचवें पद में 12 जोड़ो तो बराबर में A7 आपको मिलेगा। यहाँ पे ये दो बातें दी गई है। यहाँ हमें एक सूत्र काम में लेना पड़ेगा। इस प्रश्नावली में सभी में यही सूत्र क्या में आ रहा है, nवां पद का मान A प्लस n-1 के गुणा में d वाले सूत्र से हम यहाँ पे तीन जगह इस सूत्र को लिखेंगे। तीन जगह कौन कौन से, एक बार A3 के लिए लिखेंगे, एक बार A7, एक बार A5 के लिए इस सूत्र को हम लिखेंगे। तो अब देखिए तो अब हम इसमें रखेंगे मान। देखिए एक नंबर तथ्य ये अपना है और दो नंबर तथ्य ये है। इन दोनों को हम समीकरण के रूप में बनाएंगे, इन दोनों तथ्यों को। तो पहली बात है कि A3 इज इक्वल टू 16 है। तो A3 का वास्तव में मान कितना होता है, A3 के बराबर होता है A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 का मान कितना दिया गया है 16, इसके बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D। एक नंबर बात तो ये है जिसको हमने समीकरण के रूप में लिख दिया कि A प्लस 2D क्या होता है, तीसरा पद होता है और उसका मान 16 है। एक नंबर बात यह है कि तीसरा पद 16 है जिसको A प्लस 2D लिखा जाता है इस सूत्र के माध्यम से। एक लिखा गया है कि A7 का मान कितना होता है, A7 का मान होता है A प्लस A, इसमें लिखेंगे A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके है A5 प्लस 12। तो A5 क्या होता है A प्लस 5 माइनस 1D प्लस 12। इस दो नंबर बात को हमने यहाँ लिख दिया कि ये तो है A7, ये क्या है A7 है, और ये क्या है यहाँ तक ये A5 है। ठीक है, अब देखिए A7 के बराबर A5 प्लस 12 कर दिया। अब हम इनका करेंगे पक्षांतर। कैसे, देखिए A है प्लस इस D का अगर हम इस कोष्ठ को हल करें तो 6D आ जाएगा बराबर A प्लस 4D प्लस 12। अब हम क्या करेंगे, चर पदों को एक तरफ रखेंगे और अचर पदों को दूसरी तरफ रखेंगे। जैसे यहाँ पे A प्लस 6D तो है ही, A प्लस 6D है, और ये A आ जाएगा माइनस में, ये 4D आ जाएगा माइनस में, बराबर में रहेगा 12। A प्लस का ये माइनस से कट गया, 6D माइनस 4D कितना रह गया 2D रह गया, 2 इंटू डी। 2D के बराबर मान कितना है 12, तो D का मान कितना आ जाएगा 12/2। D का मतलब मान कितना है 6, D का मान कितना है 6। अब D का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। D का मान समीकरण 1 में
रखने पर 1 नंबर समीकरण अपनी क्या है, ये है 16 बराबर a प्लस 2d है तो 2 गुणा 6 लिख देंगे, d की जगह क्या लिख देंगे 6। तो यहाँ देखिए 16 के माइनस में क्या जाएगा 12 बराबर में क्या रहेगा a रहेगा। इसका मतलब a के बराबर कितना है 4 रहेगा। a का मान कितना आ जाएगा 4 रहेगा। a का मान कितना है 4। अब देखिए अपने पास d उपलब्ध है, a उपलब्ध है, प्रथम पद और सार्वंतर दोनों ज्ञात हो गया दिए गए शर्तों के माध्यम से। अब हमें इस ऐसी श्रेणी के 3 पदों को ज्ञात करना है। तो 3 पद क्या होता है, पहला पद तो a, दूसरा पद a2 और तीसरा पद a3। a तो a1 तो a होता है, ठीक है, ये होता है a प्लस डी, ये होता है a प्लस 2d, ठीक है। इस सूत्र के माध्यम से अगर हम देखें तो इसका हो जाएगा a का मान 4, इसका हो जाएगा 4 प्लस d का मान कितना है 6, 4 प्लस 6, इसका हो जाएगा 4 प्लस 2 गुणा 6। तो ये पद तो 4 का 4 है पहला पद, दूसरा पद 10, तीसरा पद 4 प्लस 12। तो इसका पद जो 3 पद होंगे वो क्या हो जाएंगे 4, 10 और 16, 3 पद इसके हो जाएंगे। एपी के 3 पद एपी हम लिखेंगे और लिखेंगे 4, 10, 16, ये 3 पद इसके हो गए। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के उत्तर को अपने पैनल पे हल कर लिया है। आपको समझ में आया होगा, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। नेक्स्ट पैनल पे हम इसके अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ ध्यान देना, हमने इस एपी के 3 ही पद ज्ञात किए, जरूरी नहीं कम से कम 3 ज्ञात करने होते हैं। आप हम a4 भी ज्ञात कर सकते हैं a प्लस 3d से, कम से कम 3 पद ज्ञात करने हैं, वो हमने 3 पद ज्ञात कर लिए। तो इस समांतर श्रेणी का जो प्रारूप है वो हमारे सामने आ गया है। तो ये इतना प्रारूप पर्याप्त होता है। आप चाहो तो a4 ज्ञात करके भी इसको लिख सकते हो। अगला अपना 17वां क्वेश्चन दिया गया है। एक समांतर श्रेणी दी गई है एपी 3, 8, 13 और 253, इस प्रकार से लास्ट पद इसका 253 है। में अंतिम पद से, इस बात को ध्यान रखना, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए अंतिम पद से किसी भी श्रेणी को हम ज्ञात करते हैं तो उसके मानों में कुछ बदलाव आ जाता है। जैसे उसका लास्ट पद, लास्ट से शुरू करना है, ऐसे रिवर्स चलना है। लास्ट पद तो हो जाएगा पहला पद, अंतिम पद क्या बन जाएगा प्रथम पद बन जाएगा। और जो सार्वंतर होगा डी, जो आगे से 1 नंबर पद से चलने पर तो होता है, जो चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, अंतिम पद से चलने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। 2 परिवर्तन यहाँ पे महत्वपूर्ण तरीके से देखने होते हैं। तो यहाँ पे अपनी जो एपी है ना, इस एपी का प्रथम पद जो ए है, ए इस एपी का 3 है और डी इस एपी का कितना है, 3 से 8 तक जाने में 5 आ रहे हैं। और ए एन यानी एल जो इसका लास्ट पद है वो कितना है 253 है, 253 है। ये 3 चीजें हमें दी गई है। अब किसी भी श्रेणी को अंतिम पद से शुरू करने पर, अंतिम पद से शुरू करने पर, अंतिम पद से शुरू करते हैं तो उसका लास्ट पद करने पर होने वाले बदलाव हो जाते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। अभी अभी हमने बात की है कि उसका लास्ट पद है ना एल, लास्ट पद या अंतिम पद बोल सकते हो, एल जो है वो क्या होता है प्रथम पद बन जाता है। एल क्या बन जाता है प्रथम पद बन जाता है, ठीक है। अंतिम पद क्या हो जाता है प्रथम पद हो जाता है। सार्वंतर का क्या बदल जाता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, चिन्ह परिवर्तन या चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए अंतिम पद से गणना करने पर हम ऐसे लिखेंगे, अंतिम से गणना करने पर, अंतिम इधर से अगर इस श्रेणी में अगर हम गणना करते हैं तो अंतिम से गणना करने पर जो हमें प्रथम पद मिलेगा, प्रथम पद जिसको हम ए मानेंगे, वो तो हो जाएगा 253।
253 लास्ट पद था वो 253 इधर से स्टार्ट होगा, और इसका जो सार्वंतर मानेंगे हम, सार्वंतर जो डी है वो यहाँ से यहाँ चलने पर वृद्धि हो रही है 5 की, यहाँ से यहाँ चलने पर ऋणात्मक 5 आएगा। देख सकते हैं हम, देखिए यहाँ से 13 से इस तरफ चलो, 8 आने के लिए -5 करना होता है, 3 आने के लिए -5 करना होता है। जैसे इस तरफ वृद्धि हो रही है उस तरफ चलने से ऋणात्मक चिन्ह, इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। और हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें अंतिम से n का मान कितना दिया गया है 20, वहाँ पर n का मान कितना दिया गया है 20, और an हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। an मतलब इस अंतिम पद से 20वें पद का मान ज्ञात करना है। हम अंतिम सिरे से इसकी गणना कर रहे हैं। तो अब देखिए एक अपना जो सूत्र है वो इस प्रश्न में लिख देते हैं कि an = a + n - 1 × d है। ठीक है, इस सूत्र के माध्यम से हम an का मान निकाल रहे हैं, यानी a 20 का मान निकाल रहे हैं। बराबर कितना हो जाएगा, a का मान अपने पास मिला है 253 अंतिम पद से गणना करने पर, प्लस n अपना 20 है, -1 सूत्र में होता है, और d अपना -5 है। ये गुणा होगा, ध्यान रखना, ये घटेगा नहीं। ये कितना हो जाएगा 253, यहाँ पे प्लस में 19 × -5 हो जाएगा, 19 × -5। इसको आगे हम हल करते हैं। तो ये जो 253 है ना, a 20 का मान 253 के यहाँ दोनों संख्याएं गुणा होगी तो माइनस का 95 हो जाएगा, 19 और -5 गुणा होगे माइनस का 95 हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा हो जाएगा 158। तो अब हम इस प्रश्न की लैंग्वेज को वापस उत्तर की भाषा में बदलेंगे। प्रश्न की भाषा को उत्तर की भाषा में इस प्रकार से लिखेंगे कि अंतिम पद से 20वां पद, अतः उपरोक्त एपी का, यानी ऊपर दी गई प्रश्न में दिए गए एपी का अंतिम से 20वां पद 158 होगा या है। इसका उत्तर यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप इस उत्तर को अपनी कॉपी में लिखिए, यहाँ क्लास को रोक के इस प्रश्न को लिखिए। आगे के पैनल पर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी एपी के चौथे और 8वें A4 और A8 पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हम हल करते आ रहे हैं ऐसे सवालों को। इसमें दिया गया है प्रश्न में इस प्रकार की 2 बातें दी गई है कि अगर आप A4 चौथे और 8वें पद A8 को जोड़ते हो तो योग आता है 24। और एक बात दी गई है कि अगर आप A6 यानी छठे पद और A10 यानी 10वें पद को जोड़ते हो तो योग आता है 44। अब देखिए इन बातों को प्रश्न में दिया हुआ है तो हमें एक सूत्र के माध्यम से इसका उत्तर निकालना पड़ेगा। सूत्र अपना an बराबर a + n - 1 × d, an बराबर a + n - 1 × d, ये सूत्र काम में लेंगे। या ये सूत्र हमें कितनी जगह काम में लेना पड़ेगा, 4 जगह, 1 2 3 और 4, 4 के लिए, 8 के लिए, A6 और A10 के लिए। देखिए पहली जो बात दी गई है इस बात के लिए हम लिखते हैं A4 और A8 के लिए। A4 की जगह अगर हम मान रखें तो A4 की जगह क्या हो जाता है, A + 4 - 1 3D हो जाता है, A + 3D, ये हो गया A4 की बात। प्लस ये प्लस का चिन्ह A8 की जगह लिखें तो A + 7D हो जाता है, यानी ये A4 है और ये A7 है। इन दोनों का मान कितना दिया गया है, 24। अब और थोड़ा इसका रूप बदलते हैं, A और A जुड़ेगा तो 2A हो जाएगा, और 3D और 7D जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 10D = 24, क्या हो जाएगा 24। अब हम इस समीकरण को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए हम इसको यहीं पे ऐसा ही रख लेते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 नंबर बात से हमने 1 नंबर समीकरण बना ली। अब 2 नंबर बात क्या दी गई थी, छठे और 10वें पद का योग। तो छठे और 10वें पद का योग यानी a6 + a10 हमें करना है, तो आएगा 24। तो a6 का मान क्या होता है, a + 5d, और a10 का मान कितना होता है, a + 9d। इसका मान कितना है, जोड़ कितना है, 44। अब जोड़ो इनको दोनों को, ये कितना हो जाएगा 2a, a और a जुड़ेगा, 5d और 9d हो जाएगा 14d, बराबर है 44। ये आ गई अपनी 2 नंबर बात, 2 नंबर समीकरण से 2 नंबर बात। अब हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म बन गया। दो चर कौन कौन से, a और d, a और d। ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से हम विलोपन विधि लगाते हुए यहाँ पे एक चर का मान ज्ञात करते हैं। समीकरण 1 में से हम समीकरण नंबर 2 को घटाएंगे, समीकरण नंबर 1 में से हम समीकरण नंबर 2 को घटाएंगे। 1 नंबर समीकरण अपनी क्या है, 2a + 10d = 24। इसमें से हम घटाएंगे किसको, माइनस करना है हमें 2a - 14d / 44। माइनस करना है, इसका मतलब चिन्ह बदलना पड़ेगा। इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, इसका धनात्मक हो जाएगा। ये पहले से प्लस था तो इसका 14d समीकरण में प्लस था, तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा और ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। 2a से 2a प्लस माइनस का होने के कारण कट गया। यहाँ देखो 10d प्लस का है और 14d माइनस का है, तो माइनस के 4d रहेंगे। यहाँ देखिए 24 और 44 माइनस का है, तो यहाँ हमें मिलेंगे माइनस के 20। यानी जो d का मान मिलेगा वो मिलेगा -20 बटा -4। d का मान कितना मिल जाएगा हमें, 5। d का मान कितना मिला, 5 मिला। अब हम क्या करेंगे, d के मान को समीकरण किसी भी एक समीकरण में हम रखेंगे। मान लीजिए समीकरण 1 में ही हम रख देते हैं। d का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 1 अपनी क्या है, 2a + 10d, तो हम लिखेंगे 2a + 10 × 5। d का मान 5 आ गया, 10 × 5 10 × d था, = 24 था समीकरण नंबर 1 में। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2a बराबर क्या आ जाएगा, जो 24 है उसके माइनस में जाएगा 50। कौन सा, जो ये दोनों का गुणा हो गया प्लस का 50 आएगा ना, वो यहाँ पे माइनस के 50 के रूप में चला जाएगा। a का मान देखिए 24 में से 50 घटते हैं तो माइनस के 26 बचते हैं और बट्टा में चला जाएगा 2, यानी a का मान कितना आ गया, -13। अब हमें a का मान मिल गया, b का मान मिल गया। प्रश्न में पूछा क्या गया है कि AP के प्रथम 3 पद लिखिए। हमें a लिखना पड़ेगा, a2 लिखना पड़ेगा और a3 लिखना पड़ेगा। a का तो सीधा सा फंडा है, a का तो a1 जो अपना आया है वो ही लिखेंगे। a2 का क्या लिखेंगे, a2 का लिखेंगे a + d और इसका लिखेंगे a + 2d। इस सूत्र के माध्यम से हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए a1 का मान तो सीधा सा है -13, इसका हो जाएगा -13 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, d का मान कितना है 5, तो -13 + 5। इसमें -13 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 × d, 2 × 5। ये तो चलो -13 फिक्स एक संख्या आएगी, ये हो गया -8। अब ये देखो -13 है ना, उसमें जोड़ना पड़ेगा हमें 10। 2 × 5 बोर्डमास के नियम से पहले गुणा किया करेंगे, तो इसके 3 पद क्या हो जाएंगे, -13 -8 और -3। अतः AP के 3 पद हम लिखेंगे, -13, -8, -3। ये अपना हो जाएगा उत्तर। इस प्रश्न को भी आप बराबर समझ गए होंगे, और समझ गए हो तो इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में नोट करिए, लिखिए तथा आगे के प्रश्न को हम आगे के पैनल पे हल करेंगे। कॉपी पेन तैयार रखिए। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला अपना 19वां, सुब्बा राव ने
1995 सुब्बाराव नाम का कोई शख्स है जिसने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में बात की गई है सुब्बाराव के वेतन की। किसकी? सुब्बाराव का वेतन। देखिए सुब्बाराव जो है वो वेतन प्राप्त करता है, स्टार्ट करता है वो 1995 से। उसको सबसे पहला जो वेतन मिलता है वो है 5,000। क्या मिलता है? 5,000। फिर अगले वर्ष 1996 की बात करते हैं तो उसको 200 रुपये हर वर्ष, देखिए प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि हो जाती है। उसमें 5,000 में 200 रुपये और जुड़ जाएंगे तो उसको वेतन मिलेगा 5200 रुपये। उसी प्रकार अगले वर्ष अगर बात करते हैं तो उसको 200 रुपये, प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है तो इसको 5400 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार से ये वृद्धि होती 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 कहाँ तक पहुँच जाती है? 7,000 तक पहुँच जाती है। तो ये 7,000 तक पहुँचने के लिए जो AN यानी अपना लास्ट पद आया, ये कितने स्टेप में बदलेगी? जैसे पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, पांचवा वर्ष, ऐसे कौन सा वर्ष है जिससे ये वेतन 7,000 रुपये हो रहा है? कहने का मतलब अपने पास जो ये AP बनी है उसका प्रथम पद क्या है? 5,000, दूसरा 5200, तीसरा 5400, 5600, लास्ट पद 7,000 है। तो n का मान ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी वर्षों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए अपनी AP में प्रथम पद जो आ रहा है, यानी सुब्बाराव के वेतन का प्रथम वर्ष का वेतन आ रहा है, तो प्रथम पद लिखेंगे हम सुब्बाराव के वेतन का, वो है 5,000। कितना है? 5,000। अब वेतन में अंतराल कितना आ रहा है वो हम लिखेंगे इस समांतर श्रेणी के लिए सार्वंतर। वो आ रहा है 200 रुपये का, 200 रुपये का वेतन में अंतर आ रहा है। AN यानी उसका वेतन हो कितना जाता है? 7,000, यानी कितने वर्षों में होता है वो हमें यहाँ पे ज्ञात करके बताना है कि n का मान इसमें कितना है, यानी कितने वर्षों में ये 7,000 रुपये होता है। यहाँ पे n पद ज्ञात करने वाला सूत्र काम में हम लेंगे। सूत्र लिख देंगे कि इसमें सूत्र लगेगा AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। यहाँ पे 3 चीजें हमें दी गई है, चौथी चीज हमें ज्ञात करनी है, n का मान ज्ञात करना है। आराम से ज्ञात कर सकते हैं। AN यानी अंतिम वेतन सुब्बाराव का कितना हो रहा है? 7,000 बराबर A प्रथम वेतन इसका था 5,000 प्लस n यानी वर्ष कितने लगे पता नहीं, माइनस 1 इंटू डी यानी अंतराल इसमें हो रहा है 200 का। सबसे पहले ये पद और ये पद में से ये जो 5,000 वाला पद है वो यहाँ पे हम भेजेंगे। कहाँ पे? 7,000 के माइनस में आ जाएगा 5,000, तो बराबर में क्या बचेगा? n माइनस 1 गुणा 200 बचेगा। अब देखिए ये 7,000 में से 5,000 घटने पर 2,000 बचेगा और इसके भाग में क्या आ जाएगा? ये 200 आ जाएगा। बराबर में क्या बचना है? n माइनस 1 बचना है। देखिए 2 0 से 2 0 कटेगा, 2 से ये कटेगा 10 बार, तो यहाँ 10 के प्लस में आ जाएगा एक। कौन सा? जो n के माइनस में था ना वो यहाँ प्लस में भेज दिया, यानी n का मान हमें कितना मिल गया? 11। n का मान कितना मिला? 11 मिला। इसकी अंतिम लाइन यहाँ पे जगह नहीं है, अंतिम लाइन हम लिखेंगे। अतः सुब्बाराव को 11 वर्ष बाद या 11वें वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। अतः सुब्बाराव का वेतन 11वें वर्ष n का मान यानी पदों की संख्या 11 आई ना, तो प्रत्येक पद अपने एक वर्ष के लिए, पहला पद पहले वर्ष के लिए, दूसरा पद दूसरे वर्ष के लिए, तीसरा पद तीसरे वर्ष के लिए, तो ये 11वें वर्ष के लिए आया है। nवें पद 11वें वर्ष का वेतन 7,000 होगा। ठीक है, इस प्रश्न को भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, नोट करेंगे तथा दोबारा आप इसका अभ्यास जरूर करेंगे।
ये क्लासें आपको किस प्रकार की लग रही है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें लिख के ज़रूर बताइए। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई साथी कक्षा 10 में अध्ययन कर रहा है तो वहाँ तक इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि आगे की जो क्लासें अपलोड होगी तो आपको एक नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख लिया है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो इस प्रश्नावली 5.2 का अंतिम प्रश्न होगा। अगला अपना क्वेश्चन दिया गया है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत का ₹17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। यहाँ इस प्रश्न में एक समस्या दी गई है, हमें सूची बनानी पड़ेगी रामकली की साप्ताहिक बचत की। रामकली की साप्ताहिक बचत की यहाँ पे चर्चा की गई है। रामकली की जो साप्ताहिक बचत है वो हमें यहाँ पे दी गई है, उसकी हम सूची बना लेंगे और वो सूची हमारे लिए एपी का काम करेगी। देखिए, रामकली ने एक सप्ताह में 50 रुपये बचाए, फिर अगले सप्ताह उसने उस 50 रुपये में 17.5 रुपये जोड़ दिए और उसकी बचत हो गई 67.5 रुपये। 67.5 रुपये। उसी प्रकार उसने अगले सप्ताह भी अपनी बचत में से 17.5 की और वृद्धि कर ली। ये 17.5 की नियमित वृद्धि कर रही है, तो 17.5 की वृद्धि करने से ये हो गया 85 रुपये। इसके कितने रुपये हो जाएंगे? 85 रुपये। इस प्रकार से ये आगे के सप्ताहों में भी वृद्धि करती गई और उसने किसी एक विशेष सप्ताह में जो टोटल बचत थी वो 207 रुपये और 50 पैसे कर ली। 207 रुपये और 50 पैसे कर ली। इस प्रकार की वो बचत करती गई। तो इस प्रकार से रामकली की जो साप्ताहिक बचत का एपी हमें मिला है, उस एपी में देखिए क्या मिल रहा है। प्रथम पद मिल रहा है, सार्वंतर मिल रहा है और अंतिम पद हमें मिल रहा है। तो इस एपी को, रामकली की साप्ताहिक बचत को हम समांतर श्रेणी मान लेंगे और इसके n को ज्ञात करेंगे, यानी पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। nवें पद को हम निकालेंगे कि कौन से नंबर के सप्ताह में उसने 207 रुपये 50 पैसे बचत की थी। जैसे पहले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में n का मान 3 हो तो तीसरे सप्ताह में, चौथे सप्ताह में, पांचवें सप्ताह में, ये कौन से नंबर के सप्ताह में बचत हुई होगी। तो n का मान ज्ञात करने से पता चलेगा। तो ए रामकली की साप्ताहिक बचत में ए यानी प्रथम पद 50 है, डी अंतर 17.5 का है, और जो ए एन है यानी अंतिम बचत या अंतिम पद है वो 17.50 है। और इसमें पूछा क्या जा रहा है? एन का मान पूछा जा रहा है, यानी पदों की संख्या इसमें हमें निकालनी है। देखिए, पदों की संख्या निकालनी है तो हमारे पास जो nवें पद के लिए जो सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले सूत्र में हम जो बातें दी गई है वो बातें हम यहाँ पे लिख देंगे, जो नहीं दी गई है उसको हम नहीं लिखेंगे, उसको हम पक्षांतरण के माध्यम से ज्ञात कर लेंगे। जैसे इसमें ए एन दिया गया है 207.50, ए दिया गया है 50, एन नहीं दिया गया है -1, डी दिया गया है 17.5। अब देखिए, अब पक्षांतरण करेंगे हम, इस 50 को इस तरफ लेके जाएंगे तो वो 207.50 में क्या जाएगा? माइनस में जाएगा, बराबर क्या बचेगा? n माइनस 1 इंटू 17.5 इंटू 17.5। अब देखिए, इसको घटाने से कितना मिलेगा? 157.5 इसका उत्तर मिलेगा। 157.50 भी कर सकते हो। इसको हम, इसमें हम भाग देंगे 17.5 का, इसमें हम किसका भाग देंगे? 17.5 का भाग देंगे, बराबर में क्या बचेगा? n माइनस 1 बचेगा। अब 17.5 का भाग क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ पे 17.5 n माइनस 1 से गुणा हो रहा था, वो यहाँ पे भाग में चला जाएगा।
अब हम जब इस भाग संक्रिया को करेंगे 157.50 में 17.5 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 9 बार, और उस 9 के प्लस में आ जाएगा 1। कौन सा 1 आया आपको पता चल गया होगा, ये n के माइनस में था वो। तो n का मान कितना आ गया, 10 आ गया। n का मान 10 आने का मतलब क्या हुआ कि रामकली के 10वें सप्ताह की साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे होगी। तो हम इसके उत्तर को फाइनल रूप में यहाँ तक पहुँचा चुके हैं कि रामकली के 10वें सप्ताह की जो मासिक बचत है वो 207 रुपये और 50 पैसे होगी। उसने पूछा है कि nवें सप्ताह में उसकी बचत होगी तो n ज्ञात कीजिए। तो n का मान हमें 10 मिला, तो हम इसको इस प्रकार से लिख के उत्तर बताएंगे। इस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को अपने बोर्ड पे हल कर लिया। आपने अपने कॉपी पे जरूर लिख लिया होगा। इस प्रश्न को भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए यहाँ क्लास रोक के। और इस प्रश्न को पूरा लिख लेने के बाद हम इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न को कर चुके हैं। इस प्रश्नावली को पूरा हमने पढ़ लिया है। आपने इस क्लास को पूरा देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कीजिए। ये क्लासें आपके लिए इस चैनल पे अपलोड की जाती है नियमित तौर पे। ये क्लासें कक्षा 9 और 10 के गणित विषय का सिलेबस अब हम इस श्रृंखला में चला रहे हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए, वहाँ तक उस क्लास को पहुँचाइए ताकि वो भी आपकी तरह इस क्लास का आनंद फ़ायदा ले सकें। क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे चैनल पर नियमित तौर पे इसी प्रकार की क्लासें पढ़ते रहिए तथा अपने इस गणित के ज्ञान को सुदृढ़ करते रहिए। ध्यान रखना, गणित का विषय जो है वो स्वयं के अभ्यास पे मजबूत होता है। तो आप अगर इस क्लासों को पढ़ रहे हैं तो वो एक अच्छी बात है, आप अपना प्रारंभिक ज्ञान कर रहे हैं। प्रारंभिक ज्ञान कर लेने के बाद आप अपनी कॉपी में स्वयं उन प्रश्नों का हल करके अपने ज्ञान को सुदृढ़ करेंगे तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम या टेस्ट में किसी भी प्रकार की भ्रांति से दूर रह सकें। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप इस क्लासों को भी पढ़िए। क्लासों को पढ़ लेने के बाद आपको स्वयं अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। अपनी रफ कॉपी में दोबारा से इस सवालों को अपनी रफ कॉपी में खुद निकालिए तथा फिर उनको अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से ये हमेशा के लिए याद रहेगी। धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहिए तथा क्लास कैसी लग रही है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके इन क्लासों को देख सकेंगे। किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी। थैंक यू।